हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी आप लोगों की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो, हमारी उत्तराखंड जीके सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किसने गढ़वाल शब्द की उत्पत्ति के बारे में कहा कि इस क्षेत्र में बहने वाली छोटी छोटी नदियों या गाड़ों से गढ़वाल शब्द बना है। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन ए, हरिदत्त भट्ट शैलेश। हरिदत्त भट्ट शैलेश ने कहा कि इस क्षेत्र में जो छोटी छोटी नदियाँ जो गाढ़ बहती है, इसी से गढ़वाल शब्द की उत्पत्ति हुई है, यह आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड का वह स्थल कौन सा है जहाँ यमुना एवं टॉस नदियों का संगम है तथा जहाँ प्राप्त अभिलेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। तो यहाँ पे जो बात हो रही है ये हो रही है कालसी अभिलेख। कालसी अभिलेख किसका है? तो ये सम्राट अशोक। कहाँ पर है? तो आपके कालसी देहरादून में। देखो, जो कालसी नामक स्थान है यहाँ टॉस और यमुना नदी के संगम पर है। कालसी डाक पत्थर देहरादून में। और यहाँ पर जो अशोका अभिलेख है, इसकी खोज किसने करी थी? तो ये करी थी जॉन फॉरेस्ट ने 1860 में। और इस अभिलेख को जो पढ़ने में सबसे पहले सफलता पाई थी, ये पाई थी जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। कब पाई थी? 1837 में। ये आपको ध्यान रखना है। और यह अभिलेख किस भाषा में? तो यह भाषा प्राकृत भाषा में, और लिपि पूछी जाए तो ब्राह्मी लिपि में है। यह आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस जनपद की हिमयाण पट्टी से स्थित उस पर्वत पर गुरु वशिष्ठ के निवास का उल्लेख मिलता है जहां आज भी वशिष्ठ कुंड एवं वशिष्ठ गुफा के अवशेष विद्यमान है? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी, टिहरी। देखो, बात हो रही है यहाँ पे जो आपका कौन सा वशिष्ठ कुंड हो गया, वशिष्ठ गुफा, और एक है वशिष्ठ आश्रम। ये जो स्थान है ये आपके कहाँ पे? टिहरी में। तो इसी जो आपके स्थान है यहाँ पर गुरु वशिष्ठ के निवास होने का उल्लेख मिलता है। ये आपको ध्यान रखना। कहाँ पर? आपके टिहरी के हिमयाण पट्टी में। तो टिहरी के हिमयाण पट्टी में वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड और वशिष्ठ आश्रम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, गढ़वाल का वह क्षेत्र जो प्राचीन विद्यापीठ था तथा जिसके नाम पर कोटद्वार का प्राचीन नाम रखा गया वह है? तो देखो, यहाँ पे बात हो रही है कर्ण आश्रम। कर्ण आश्रम प्राचीन विद्यापीठ है और यह कोटद्वार में स्थित है। कोटद्वार में यह मालनी नदी के तट पर है। यह आपको ध्यान रखना है। क्यों प्रसिद्ध है कर्ण आश्रम? तो इसी कर्ण आश्रम में जो हमारे चक्रवर्ती सम्राट भरत है, तो दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग के कारण प्रसिद्ध रहा कर्ण आश्रम। और यहीं पर चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म होता है, जिनके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा। तो कर्ण आश्रम जो है, इसका वर्तमान नाम क्या है? तो वर्तमान नाम इसका चौका घाट है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ की रचना भी यहीं पर करी थी। और महाकवि कालिदास ने कर्ण आश्रम के लिए किसलय शब्द का प्रयोग किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से असंगत कथन का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, कल्पनाथ एवं देवप्रयाग की गुफाओं के अंदर दीवारों पर लेख मिले हैं। तो बिल्कुल सही है। जो कल्पनाथ गुफा आपकी चमोली में और देवप्रयाग है, तो इनकी गुफाओं के अंदर दीवारों पर लेख मिले हैं, बिल्कुल सही है। राजकुमारी ईश्वरा के लेख अनुसार यमुना उपत्यका में यदुवंश का शासन था। बिल्कुल सही। जो राजकुमारी ईश्वरा का लेख मिलता है लाखा मंडल से, इससे हमें जानकारी मिलती है यदुवंश यानी यादवों का, यादव जो वंश था, इसकी जानकारी मिलती है कि इनका जो शासन था कहाँ था? यमुना उपत्यका में था। ये भी क्या है? बिल्कुल सही है। मोर ध्वज कोटद्वार से तीसरी सदी के मुद्रा लेख प्राप्त हुए हैं। तो बिल्कुल सही। तीसरी सदी के जो मुद्रा लेख प्राप्त हुए हैं आपके कोटद्वार से हुए। ठीक है, बिल्कुल सही है। अल्मोड़ा के सिक्के चंद वंश से संबंधित है। देखो, अल्मोड़ा के सिक्के चंद वंश से नहीं बल्कि क्या है? कुनिंद वंश से संबंधित है। ये आपको ध्यान रखना है। तो डी इस प्रश्न का क्या होगा? सही आंसर। डी वाले यहाँ पे क्या असंगत है, तो डी क्या है? सही आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस प्रकार के सिक्कों पर
शिवदत्त, शिवपालित, हरिदत्त के नाम अंकित है। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है अल्मोड़ा सिक्के। जो अल्मोड़े से सिक्के मिलते हैं इन पर शिवदत्त, शिवपालित और हरिदत्त के नाम इनमें अंकित है। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बाड़ाहाट त्रिशूल लेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो देखो राज्य से जो त्रिशूल लेख मिले हैं बाड़ाहाट उत्तरकाशी और गोपेश्वर चमोली से मिले हैं। तो बाड़ाहाट से जो त्रिशूल लेख मिला है या इस पर जो लिपि का प्रयोग हुआ है वह है शंख लिपि। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी, शंख लिपि का प्रयोग किया गया इसमें, यह आपको ध्यान रखना है। और जो गोपेश्वर चमोली से अभिलेख प्राप्त हुआ है उसमें जो लिपि का प्रयोग है उसमें है दक्षिणी ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। यह आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न देखेंगे, मुन्नी की रेती एवं सुमाड़ी से प्राप्त मुद्राएं किस काल की है? तो मुन्नी की रेती हो गई टीरी और सुमाड़ी से जो प्राप्त हमें मुद्राएं प्राप्त होती है ये किससे संबंधित है? तो यह है कुषाणकालीन मुद्राएं ये। इसका सही आंसर आपको ऑप्शन ए, ये यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, देखो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न हमारा, मूर्ति पीठिका लेख निम्नलिखित में से कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो मूर्ति पीठिका जो लेख प्राप्त हुए हैं ये आपके कौल, सारी और देवलगढ़ से प्राप्त हुए हैं। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी, ये अभी दोनों यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, कार्तिकेयपुर के राजाओं के ताम्रपत्रिया लेख निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो कार्तिकेयपुर राजाओं के ताम्रपत्रिया लेख आपके जो प्राप्त हुए हैं ये आपके बैजनाथ हो गया, पांडुकेश्वर, कंडारा और बालेश्वर मंदिर, तो इन सभी स्थानों से प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही आंसर जाएगा डी के साथ उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखेंगे, कालसी शिलालेख किस जनपद में स्थित है? तो कालसी शिलालेख जो है ये देहरादून में है, यमुना और टोंस नदी के संगम पर। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कब का यह अभिलेख है? सम्राट अशोक का। तो ये 257 ईसा पूर्व का, ये भी आपको ध्यान रखना है, 257 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न देखेंगे, अशोककालीन कालसी शिलालेख का समय क्या है? तो यही प्रश्न यहाँ पे आएगा कि कब का यह अभिलेख है। अशोककालीन जो कालसी अभिलेख है तो यह आपका 257 ईसा पूर्व का है। इसका सही आंसर जाएगा बी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, कालसी का प्राचीन नाम क्या है? तो कालसी का जो प्राचीन नाम है ये है कलकूट और शुद्धनगर, तो ये इसके प्राचीन नाम है। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, ये अभी दोनों। अगला देखेंगे, किस शिलालेख में यहाँ वहाँ के निवासियों के लिए पुलिंद तथा क्षेत्र को अपरांत कहा गया है? देखो जो अशोक का कालसी अभिलेख है इसमें यहाँ के निवासियों के लिए तो पुलिंद शब्द का प्रयोग किया गया है और इस संपूर्ण क्षेत्र के लिए अपरांत शब्द का प्रयोग किया गया है। यह आपको ध्यान रखना है। इसका सही आंसर जाएगा डी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, शिलालेखों में लेखा परीक्षक के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? तो लेखा परीक्षक के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है शिलालेखों में? तो लेखा परीक्षक के लिए आपका अक्षपटलिक। इसका सही आंसर आपको ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। तो अभिलेखों में लेखा परीक्षक जो है अक्षपटलिक को कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, शिलालेखों में तहसील के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन ए तालुका। तहसील के लिए तालुका शब्द का प्रयोग किया गया। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रतिहार शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो प्रतिहार जो शब्द प्रयुक्त किया जाता है ये किया गया है द्वार रक्षक के लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, द्वार रक्षक को कहा जाता है प्रतिहार। अगला प्रश्न देखेंगे, शिलालेखों में तहसीलदार के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? तो तहसीलदार के लिए कहा जाता है कुलचारिक। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए। देखो तहसील के लिए तो तालुका कहा जाता है और तहसीलदार को कहा जाता है कुलचारिक, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, बलाध्यक्ष किसे कहा जाता था? तो बलाध्यक्ष कहा जाता है सेना नायक को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है।
अगला प्रश्न देखेंगे, शिलालेखों में महत्तम किसे कहा गया है? तो शिलालेखों में महत्तम एक कहा गया है ग्राम शासक को। इसका सही आंसर आपको ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, गढ़ रक्षक के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता था? तो गढ़ रक्षक के लिए कहा जाता है कोटपाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, सही युग्म का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टिम्मरसैंण गुफा चमोली, बिल्कुल सही। टिम्मरसैंण गुफा चमोली में बिल्कुल सही है। ब्यास गुफा ये भी आपके चमोली में है। रुद्रनाथ ये आपके चमोली, बिल्कुल सही। रुद्रनाथ का है चमोली में। तो यहाँ पे सभी क्या है सही है। इसका सही आंसर जाएगा डी के साथ उपयुक्त सभी युग्म यहाँ पे सही है। अगला देखेंगे, गणेश गुफा, ब्यास गुफा, स्कंद गुफा, मुचकुंद गुफा किस जनपद में स्थित है? ये जो सभी गुफा हैं ये आपके चमोली जनपद में। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, द्रोण गुफा किस जनपद में स्थित है? तो द्रोण जो गुफा है ये आपके देहरादून जनपद में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं राम गुफा चमोली में, बिल्कुल सही। राम गुफा आपकी चमोली में। शंकर गुफा रुद्रप्रयाग, देखो शंकर गुफा रुद्रप्रयाग नहीं बल्कि कहाँ है, ये आपकी देवप्रयाग में। देवप्रयाग में शंकर गुफा, ये आपको ध्यान रखना है। वशिष्ठ गुफा तो टिहरी में है। और श्रृंगी गुफा ये उत्तरकाशी में कई बार पूछी गई। श्रृंगी गुफा कहाँ है? तो उत्तरकाशी में, आपको ध्यान रखना है। तो बी वाला यहाँ पे असंगत है, तो बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, रॉबर्ट्स केव गुच्चू गुफा कहाँ स्थित है? तो रॉबर्ट्स गुफा या जो गुच्चू पानी गुफा है यहाँ पे कहाँ है? ये आपके देहरादून में। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला देखेंगे, चोरों की गुफा किस जनपद में है? तो चोरों की गुफा ये भी आपके देहरादून में। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला देखेंगे, आदि गुरु शंकराचार्य की तपस्थली विश्वनाथ गुफा कहाँ स्थित है? तो आदि गुरु शंकराचार्य की तपस्थली के कारण प्रसिद्ध है विश्वनाथ गुफा। और ये आपके हिंदाव पट्टी टिहरी गढ़वाल में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला देखेंगे, पांडुखोली गुफा किस जनपद में स्थित है? तो पांडुखोली गुफा ये आपके अल्मोड़ा जनपद में है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला देखेंगे, पाताल भुवनेश्वर गुफा किस जिले में स्थित है? तो पाताल भुवनेश्वर गुफा ये आपकी है पिथौरागढ़। देखो एक है पाताल रुद्रेश्वर गुफा। पाताल रुद्रेश्वर तो चंपावत जनपद में है। और पाताल जो भुवनेश्वर है ये आपके पिथौरागढ़ में। ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखेंगे, पुराणों के अनुसार बद्रीनाथ के समीप किस गुफा में महाभारत की रचना लेखन का वर्णन मिलता है? तो पुराणों के अनुसार बद्रीनाथ के समीप जो ब्यास गुफा है यहीं पर कहा जाता है कि महाभारत की रचना की गई थी। यह आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, तो आज के लिए यहाँ पे इतने प्रश्न हैं। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।